हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम मार्च 2020 का बोर्ड पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं एकदम रैपिड पेस पे। इसलिए क्योंकि आपका अभी जो समय है वो बहुत ही कीमती है, एग्जाम के पहले का टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये थोड़े समय में ना मैक्सिमम पेपर सॉल्व करो। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप लिख के सॉल्व करो, इसीलिए मैंने स्पेशली आपके लिए ये वीडियो सीरीज बनाया जिसमें मैं 6 पेपर के सोल्यूशन आपको देने वाला हूं और हर एक वीडियो को 15-20 मिनट में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप 2x स्पीड पे भी देखो तो 10-10 मिनट में एक एक पेपर हो जाए और आप 100 on 100 ला सको। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने एक पूरा वीडियो का सीरीज बनाया है जिसका प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव्स मैं ये वाले वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 जो था मार्च 20 का वो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम स्किप करते हैं। मार्च 20 का जो सिलेबस था वो ओल्ड सिलेबस था, तो ये उस टाइम सिंगल एंट्री नाम का चैप्टर हुआ करता था। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो सिंगल एंट्री के चैप्टर से है जो अभी सिलेबस में नहीं है। सो डोंट वरी, हम उसको भी स्किप कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका सोल्यूशन मैंने बना के रखा है, जल्दी से सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जयेश एंड कमल आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग 3:1। एक एडवाइस दूंगा कि आप जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने रखिएगा ताकि जब मैं सोल्यूशन डिस्कस करूं तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा तो आपको थोड़ा इजीली और जल्दी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मैं लिंक में दे दूंगा ताकि आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो कैपिटल अकाउंट दिया है और करंट अकाउंट दिया है। जयेश और कमल दो पार्टनर हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश और पीएनएल अकाउंट दिया है। बेटा पीएनएल अकाउंट जो इधर डेबिट साइड पे आता है ना वो लॉस होता है, लॉस। और ये जनरल रिजर्व जो क्रेडिट साइड पे है, लायबिलिटी साइड पे है, वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। दे एडमिटेड विमल एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 April एंड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स शी शुड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। तो विमल जो हमारी नई पार्टनर है वो 40,000 रुपया कैपिटल लाएगी फॉर 1/4 शेयर और 20,000 रुपया शी विल ब्रिंग फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। ये ना एकदम ही गूगली है बेटा, सब बच्चे लोग इधर गड़बड़ कर देते हैं, तो जब एडजस्टमेंट करेंगे डिस्कस करूंगा। ओवर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20% और 1,000 रुपया आरडीडी मेंटेन करना है। पूछा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम बाय डिफॉल्ट बना देंगे एक्स्ट्रा और बैलेंस शीट। ओके, तो फटाफट पहले हमने फॉर्मेट बना लिया। क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखना, मैंने भी क्वेश्चन पेपर मेरे सामने रखा है ताकि मैं कुछ मिस ना करूं, ठीक है। आपको समझाने के लिए। तो हमने देखो क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल दो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल दो, एक ही बात है। तो पीएनएल बना दिया है, बैलेंस शीट बनाया है और फिर नीचे हमने बनाया है ये वर्किंग नोट और उसके बाद हमने बनाया है करंट और कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, हमने एक्स्ट्रा बना दिया है। तो 1 by 1 ट्रांजैक्शन लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस शीट से सारे फिगर्स को नई बैलेंस शीट में लिखते हैं या फिर करंट और कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं 1 by 1। तो मुझे दिख रहा है पहला कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैंने इधर लिख दिया, जयेश का 60 और कमल का 50। उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मैंने ओपन किया है, जयेश का बैलेंस 3, कमल का बैलेंस 2। उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है तो मैं न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 21 यानी लायबिलिटी साइड पे लिख दूंगा 21। तो जो जो एडजस्टमेंट करना है मैं येलो से मार्किंग कर रहा हूं। जनरल रिजर्व ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4,000 है, 3:1 का रेशियो है, तो 3,000 हमारी जो पहली पार्टनर है उसको मिलेगा और 1,000 दूसरे पार्टनर को। तो जयेश 3,000, कमल 1,000, 3:1 में बाय जनरल रिजर्व, तो वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर बिल्डिंग, उसमें एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग को मैं इनर कॉलम में लिख के रखूंगा, ये हो गया 60,000, इनर कॉलम में लिखा है। फिर स्टॉक मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 40,000। फिर डेटर्स मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 31। फिर कैश, कैश का मैंने अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं इधर ही एड लेस कर दूंगा, 4,000 इनर कॉलम में लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये लॉस है, एसेट साइड पे है, इसको 3:1 में हम बांट देंगे।
तो 5000 एक वर्किंग नोट बनाया है हमने, 5000 को आप 3:1 में बांटोगे तो 3/4 और 1/4, तो 3750 और 1250, ये एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया है तो वो 12500 नहीं है, 1250 है, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट में डेबिट होगा बेटा, ये लॉस है तो करंट अकाउंट में ये डेबिट होगा, तो 3750 डेबिट किया और 1250 डेबिट किया, न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो पहले हमने क्या किया, सारी बैलेंस शीट के आइटम्स को डाल दिया, या तो न्यू बैलेंस शीट में या करंट और कैपिटल में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन का, तो 40,000 रुपया जो हमारी नई पार्टनर है वो ला रही है, तो कैश डेबिट होता है और विमल जो नई पार्टनर है वो क्रेडिट होती है, विमल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमने कैपिटल में 40,000 लिखा है और कैश में एसेट साइड पे इनर कॉलम में 40,000 लिख दिया है। तो इधर कैश 40,000, दो इफेक्ट साथ में करना है बेटा। फिर गुडविल, तो गुडविल कैश टू गुडविल ये पहला एंट्री होता है और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ये दूसरा एंट्री होता है। तो जो गुडविल है 20,000 रुपया वो दोनों पार्टनर में हम डिवाइड करेंगे, 20,000 को 3:1 में डिवाइड करोगे तो 15,000 आएगा और 5,000 आएगा। अगेन वर्किंग नोट में गड़बड़ है, 15,000 और 5,000, ठीक है, 15 और 5, तो ये करंट अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो एक इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 20,000 का गुडविल आ रहा है, और दूसरा इफेक्ट होगा जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स को करंट अकाउंट में हम 3:1 में बांट देंगे, तो 15,000 और 5,000, ठीक है। अभी आता है द हीरो ऑफ द क्वेश्चन, बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं मैं बताता हूं आपको। ये जो बिल्डिंग की वैल्यू है ना 60,000, उसका 20% ले लेते हैं जो सरासर गलत है। तो सही क्या है मैं बताता हूं। सही ये है कि अभी की जो वैल्यू है ना वो गलत वैल्यू है बेटा, वो सही वैल्यू नहीं है। तो देखो मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या लिखा है, करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 120% ऑफ करेक्ट वैल्यू। ये वैल्यू जो है वो गलत है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो जो सही वैल्यू थी उसमें 20% बढ़ा के ये वैल्यू आ गई है, तो रॉन्ग वैल्यू इज 120% ऑफ करेक्ट वैल्यू। अभी जो वैल्यू दी गई है 60,000 वो रॉन्ग वैल्यू है, तो 60,000 120% ऑफ करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 50,000 और ओवर वैल्यू हुआ 10,000। एक और फॉर्मूला देता हूं आपको, हाँ ये अगर नहीं समझा है तो एक फॉर्मूला देता हूं आपको। कैसा फॉर्मूला है, करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू रॉन्ग वैल्यू अपॉन 100 प्लस या माइनस परसेंटेज। यानी क्या, कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। तो ये वाले क्वेश्चन में बिल्डिंग की रॉन्ग वैल्यू कितनी है, तो बिल्डिंग की रॉन्ग वैल्यू है 60,000 रुपया, ठीक है 60,000। अभी डिनोमिनेटर में 100 प्लस, अब प्लस क्यों किया सर आपने, प्लस इसलिए किया क्योंकि बिल्डिंग को ओवर वैल्यू किया है, तो प्लस 20 कर लो आप और इंटू 100, तो ये हो गया 60,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ये करोगे तो आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी 50,000। तो सही वैल्यू कितनी है 50 और गलत वैल्यू कितनी है 60। तो गलत को 60 को आपको 50 पे लेके आना है, तो ये तो डेप्रिसिएशन हो गया बेटा। तो 10,000 से आप पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करोगे, 10,000 से आप पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करोगे और 10,000 से आप बैलेंस शीट एसेट साइड से माइनस करोगे, तो 50,000 बाहर आ गया, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो सही वैल्यू अभी जो है वो 40,000 है, गलत वैल्यू है वो। हमारी फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो इधर, तो रॉन्ग वैल्यू कितनी है बेटा, रॉन्ग वैल्यू 40,000 है अपॉन 100। अब क्या करूं बेटा, तो अब मैं माइनस करूंगा, अंडर वैल्यू किया है तो माइनस करूंगा, ओवर वैल्यू किया है तो प्लस करूंगा, तो 100 माइनस 20 इंटू 100। तो ये जब मैं सॉल्व करता हूं तो 40,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 ये करूंगा तो ये भी 50,000 ही आ रहा है ना। ध्यान से 40,000 का 20% नहीं लेना है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 50,000 सही वैल्यू है, गलत वैल्यू 40,000 है,
तो 10,000 से आपकी वैल्यू बढ़ रही है, एप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, एक तो बैलेंस शीट में हमने 10,000 ऐड कर दिया, 40 प्लस 10 50 बाहर लिख दिया, और दूसरा हमने ये अप्रिसिएशन है, प्रॉफिट है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट किया 10,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया से डेटर कम कर दिया, 30 बाहर लिख दिया, और 1,000 रुपए से पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट कर दिया। अभी इसको टैली करने जाएंगे तो 11,000 टोटल है, इधर 10,000 है, तो 1,000 का लॉस है, ये 3:1 में बांट देंगे, 750 250। ध्यान देना, इसको करंट अकाउंट में डेबिट करना है आपको, तो करंट अकाउंट में 750 और 250 डेबिट होगा। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, क्रेडिट साइड बड़ा है, ये बैलेंस आ गया 16,500 और 6,500, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, कैपिटल का भी टोटल करेंगे और उसका बैलेंसिंग फिगर हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और जैसे ही बैलेंस शीट में ये फिगर्स लिख लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा एडजस्टमेंट बाकी रह जाएगा, तो ये सारी बैलेंस शीट में लिख दिया बैलेंस, और अभी ये जो कैश है उसका टोटल बाहर लिख दिया 64, और ये आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना था, वो बिल्डिंग और स्टॉक का जो वैल्यू निकालना था वो सही सही निकालना था, एकदम गूगली था बेटा। हाँ चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शनल, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शनल क्वेश्चन रिटायरमेंट से है, पढ़ लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट ऑफ मैक, पॉल एंड सैम इज एज फॉलोज। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 6% से, प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, पीएफडीडी बनाना है 5%, 1,600 रुपीज प्रोविजन करना है रेंट के लिए। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज रेज्ड, रेज किया है गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ 18,000 एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, समझाएंगे इसको डिटेल में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सैम कौन है, सैम तीसरा बंदा है ना, मैक, पॉल और सैम, तो सैम का जो रेशियो है वो 1 है, 1/5। अमाउंट पेएबल इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। पीएनएल बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अगेन मैं क्वेश्चन अपने साथ में ले लेता हूं और आंसर आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले क्या किया जाए, पहले बैलेंस शीट लेते हैं ये, तो हमने पीएनएल का फॉर्मेट बना लिया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है और कैपिटल का। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम बैलेंस शीट से सारे फिगर्स को रिस्पेक्टिव जगह पे लिख लेते हैं। तो पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 32, 18 और 16। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल में कोई चेंज नहीं है, उसको बैलेंस शीट में लिख दिया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। उसके बाद एसेट साइड, कैश में कोई चेंज नहीं है, हम रिटायरिंग पार्टनर को अभी कुछ पैसे दे नहीं रहे हैं, तो कैश वो का वही आएगा 12,000। डेटर में एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखा, स्टॉक में एडजस्टमेंट है अंदर लिखा, और प्लांट में एडजस्टमेंट है अंदर लिखा। ठीक है, इनर कॉलम में लिख दिया। स्टॉक 6% से डिप्रिसिएट हो रहा है, प्लांट 10% से, तो स्टॉक का 6% 600 बाहर लिख दो अभी के अभी, नहीं तो भूल जाते हैं। प्लांट 10% 5,000 बाहर लिख दिया 45, और फिर प्रोविजन फॉर आरडीडी 5%, तो 16,000 का 5% 800, 15,200 बाहर आ गया। ये तीनों लॉसेज हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट होंगे, तो 5,000 डेबिट हुआ, 600 डेबिट हुआ, 800 डेबिट हुआ। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 1,600 हमें प्रोवाइड करना है फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, तो पैसे दिए नहीं हैं हमने, देने बाकी हैं, तो ये लॉस है पहले तो पीएनएल को डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है ये लायबिलिटी में आएगा और बैलेंस शीट लायबिलिटी में 1,600 शो करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं गुडविल पे, तो गुडविल का मुझे तो आपको बताना पड़ेगा। तो पहले तो गुडविल रेस कर रहे हैं, गुडविल रेस करके हमें उसका क्रेडिट किसको देना है, तो फॉर्म का गुडविल इधर वर्किंग नोट मैंने बनाया होगा। चलिए अभी है ना, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है वो देखते हैं, और काफी बच्चों को यहीं पे मिस्टेक होती है, तो मैं पढ़ता हूं एडजस्टमेंट। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ
रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ 18,000। तो थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो 18,000 ये फर्म का गुडविल नहीं है। 18,000 सॉरी 18,000 जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है। तो 18,000 का कोई 1/5 नहीं करना है, ये पहली बात। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब ये सेकेंड लाइन अगर नहीं बोला होता तो क्या, तो पहले मैं समझाता हूं एंट्री। तो एंट्री है गुडविल की, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, आई एम सॉरी गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, है ना। रिटायरिंग पार्टनर कौन है हमारे केस में, हमारे केस में रिटायरिंग पार्टनर सैम है। तो 18,000 का क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर सैम। पर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि गुडविल को राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ किस में होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी मैक और पॉल। तो मैक और पॉल को डेबिट किया जाएगा और गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी गुडविल फिटूस हो गया, ऊपर डेबिट हुआ नीचे क्रेडिट हो गया, जीरो हो गया। तो 18,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब मैक और पॉल में गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो जो 2:2 उनका रेशियो है वही उनका गेन रेशियो होगा। तो 9,000 और 9,000, यानी मैक और पॉल में डेबिट होगा 9,000, ये रहा 9,000 9,000, और हमारे जो पार्टनर जा रहे हैं उसमें क्रेडिट होगा 18,000। ये हुआ गुडविल का एडजस्टमेंट। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लोन। तो अब क्या करेंगे, अभी पीएनएल एडजस्टमेंट को हम क्लोज करते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट में 8,000 का लॉस है जिसको 2:1 में बांट देंगे। कैपिटल में आ जाते हैं, ये बढ़ गया, फिर कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस निकलेगा, तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट 32,400। हम जो हमारे पार्टनर है उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं लोन अकाउंट में, सैम्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे 32,400। और अभी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका अकाउंट क्लोज होगा 19,800 5,800, और ये हम लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे 19,800 5,800। तो ये बैलेंस शीट जो है आपका 81,600 पे टैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 मार्क के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। पहले सम पढ़ते हैं और आपके साथ प्रिंट आउट रखिएगा। ओके, चलिए 1 अप्रैल, मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता। अब डायरेक्टली ना जंप करो, क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी एंड नीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी, यानी मीनाक्षी के बुक में हमें लिखना है। और मीनाक्षी ने गुड सेल किया है, मतलब मीनाक्षी ड्रॉअर है। ठीक है, तो ड्रॉअर के बुक्स में सारा कुछ हमें करना है। पढ़ते हैं तो हम मीनाक्षी बन जाएंगे जब सम पढ़ेंगे तब। ऑन 1 मार्च मीनाक्षी सोल्ड टू नीता 40,000, नीता एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 3 months। ऑन 31st May नीता रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल, मीनाक्षी अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 10,000 अभी पे करना है कैश में, एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 2 months। तो जो 20,000 रुपया, आई एम सॉरी 30,000 रुपया जो बच जाएगा, 40,000 लेना है ना, उसमें से 10,000 वो अभी दे रही है, बाकी 30,000 पे 12% के हिसाब से 2 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। नीता एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन फॉर 2 months प्लस इंटरेस्ट। ऑन द ड्यू डेट द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड। चलिए, तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, अभी आंसर देख लेते हैं फटाफट। यह है जर्नल एंट्री। तो पहला एंट्री है नीता को हमने गुड सेल किया, तो नीता डेबिट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000। फिर नीता ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बीआर डेबिट होगा और नीता क्रेडिट होगी 40,000। उसके बाद बच्चे ये ना ये एंट्री भूल जाते हैं, जब पहला बिल कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल का डिसऑनर का एंट्री पास करना पड़ेगा। तो बिल हमारे पास था, हमने रिटेन किया था,
वो 31 मई को हमारे पास आई, हमने बिल उसको वापस कर दिया जो ओरिजिनल बिल था, तो वो नीता टू बी आर कैंसिल करना पड़ेगा बिल, तो नीता टू बी आर बिल कैंसिल कर दिया 40,000। अब क्या हुआ, तो अब इधर वर्किंग बनाता हूं छोटा सा, तो 40,000 में से वो 10,000 रुपया हमें अभी दे रही है, ठीक है, हमें थोड़ा शांत करने के लिए। बाकी के 30,000 पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, उस पे 12% और 2 महीना, तो अगर ये गिनते हैं तो 600 रुपया आपका इंटरेस्ट आता है। तो जो नया बिल बनेगा वो 30,000 प्लस 600 यानी 30,600 का नया बिल बनेगा। तो पहले ना इंटरेस्ट का एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो नीता को डेबिट किया और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया 600 रुपए से, नीता डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। उसके बाद एंट्री करना है कैश टू नीता 10,000 रुपया जो हमें मिल रहा है, और उसके बाद एंट्री करना है बी आर टू नीता। अब ये बी आर जो नया बनेगा वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बनने वाला है, तो 30,000 रुपया जो प्रिंसिपल बाकी था वो प्लस 600 रुपया इंटरेस्ट। आप ये एंट्री जो है, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, उसको कंबाइंड करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में ये बिल ऑनर हो रहा है तो कैश टू बी आर ये एंट्री होगा 30,600 का। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था। और अभी हमें नीता का लेजर अकाउंट बनाना है, तो पहला एंट्री है नीता टू सेल्स, तो नीता में डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। फिर नीता बिल दे रही है तो बी आर क्रेडिट हो जाएगा 40,000। फिर बिल डिसऑनर हो रहा है तो नीता वापस डेबिट हो जाएगी 40,000 से। फिर नीता से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो नीता टू इंटरेस्ट 600 रुपया। फिर उसके बाद कैश आ रहा है नीता के पास से 10,000, और फिर बी आर हमें मिल रहा है 30,600। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका अकाउंट टैली हो गया और बैलेंस एट द एंड कुछ भी नहीं बचा है। ओके, चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, हमने जो ओरिजिनल सोचा था उससे। क्वेश्चन 5 है डिसोल्यूशन का। आप 2x पे देखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। आदेश एंड संदेश हर पार्टनर 3:2, उनका बैलेंस शीट दिया है। कैपिटल है, करंट अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर और फर्नीचर। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। फर्नीचर बेचा, स्टॉक बेचा, बीआर का पैसा आया, डेटर का पैसा आया। आदेश अग्रीड टू डिस्चार्ज बिल्स पेएबल, ठीक है। क्रेडिटर्स वर पेड अंडर 5% डिस्काउंट, ओके, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। अब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो क्या क्या बनाने का है हमें बेटा? तो हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। बैलेंस शीट नया नहीं बनने वाला है, तो हमारा पहला स्टेप होता है बैलेंस शीट की सारी आइटम हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो पहले कैपिटल और करंट, तो हमने कैपिटल अकाउंट में 20,000 लिखा है ओपनिंग बैलेंस, करंट में 14,000, आई एम सॉरी कैपिटल में संदेश का 14,000, फिर करंट अकाउंट में बैलेंस 3,000 और 2,000। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे 15,000 और 3,000। उसके बाद कैश अकाउंट, ये अकाउंट ओपन होगा और उसमें डेबिट साइड पे लिख देंगे 5,000। उसके बाद सारे एसेट्स को, स्टॉक, डेटर, बीआर, फर्नीचर, इसको सबको बैलेंस रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, स्टॉक, डेटर, बीआर और फर्नीचर, ठीक है। आगे सारी एसेट्स रियलाइज हो गई, तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में जितनी भी एसेट है एंट्री होगी, कैश बैंक डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन में ये चारों एसेट लिख दिया हमने, उसका टोटल कर दिया बाहर 42, और इसका सेकंड इफेक्ट भूलना नहीं बेटा, इसको कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया 42,000, कैश टू रियलाइजेशन। फिर आदेश अग्रीड टू डिस्चार्ज बिल्स पेएबल। अब आपको ऐसे सोचना है, गड़बड़ नहीं करें इसके लिए, कि अगर हम किसी का कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अगर हम कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो एंट्री होता है रियलाइजेशन टू कैश बैंक। यहां पे हमारा पार्टनर पे कर रहा है तो कैश बैंक के जगह पे पार्टनर आ जाएगा।
रियलाइजेशन डेबिट तो वही रहेगा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ये बिल्स पेएबल का एंट्री होगा। बिल्स पेएबल का अमाउंट है बेटा 3000 रुपया, तो रियलाइजेशन टू आदेश, यहां पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आएगा, वो तो ठीक है, आई थिंक आप समझते हो वो बात को। तो इधर करंट अकाउंट आएगा 3000 और इधर करंट अकाउंट में हमने 3000 दिए। उसके बाद क्रेडिटर्स को हमने 5% का डिस्काउंट देके पैसे दिए, तो क्रेडिटर को 15000 देने थे, 15000 का 5% होता है 750, तो वो माइनस कर देंगे और 14250 जो पेमेंट किया है उसी का एंट्री होगा। तो 14250 इधर आ गया कैश बैंक और रियलाइजेशन एक्सपेंस आ गया 3000, टोटल 17250 पे किया, वो आपने लिख दिया कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 17250। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बेटा, अभी रियलाइजेशन। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब अभी रियलाइजेशन आप क्लोज कर रहे हो उसके पहले चेक करना कि सारी लायबिलिटीज पे हुई है या नहीं हुई है। बिना लायबिलिटीज को पे किए आप आपका बिजनेस बंद नहीं कर सकते हो। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों पे हो गई है, तो अभी हम रियलाइजेशन क्लोज करते हैं। ये प्रॉफिट है, सॉरी ये लॉस है 12250 का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो ये 7350 4900 कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूं, इसको करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो ये करंट अकाउंट में डेबिट हो गया। करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में चला जाएगा, ये कैपिटल में आ गया इधर डेबिट साइड पे, और अभी कैपिटल को क्लोज करेंगे। कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कैश बैंक में चला जाएगा, कैश बैंक में उसको ट्रांसफर करेंगे एंड यू नो कैश बैंक अकाउंट हमारा डायरेक्टली टैली हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद आई एम सॉरी डिसोल्यूशन का। अभी करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर्स का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और हम ऑप्शनल क्वेश्चन भी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं। ठीक है, अक्षत मेड एन इश्यू ऑफ 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। हम 10,000 शेयर इश्यू करना चाहते हैं पर एप्लीकेशन हमें मिला 15,000 शेयर का, बहुत अच्छी बात है। ऑफ विच 5,000 एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, तो किसी ना किसी को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना बेटा, तो 5,000 लोगों को हमने बोला सॉरी माफ कर दो और उनके पैसे हमने लौटा दिए। ऑल शेयर होल्डर पेड अप टू द सेकेंड कॉल एक्सेप्ट कविता, अरे रे कविता जी क्या किया आपने, जिनके पास 1,000 शेयर था, हु फेल्ड टू पे इक्विटी शेयर, हु फेल्ड टू पे अप टू द फाइनल कॉल, तो उन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अक्षत एंड कंपनी, तो ये काफी सिंपल एंट्रीज होती है बेटा, 8 एंट्रीज का स्टैंडर्ड ये होता है। ये आ गया, तेरी एक चीज तो भूल ही गया, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डेंजर क्वेश्चन था, अभी मेरा ध्यान गया, और वो क्वेश्चन ये है कि जर्नल एंट्रीज पूछा है क्वेश्चन में, तो मेरी एडवाइस है कि डिसोल्यूशन में अगर जर्नल एंट्रीज है तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जो भी एंट्रीज हमने की है, जो लेजर अकाउंट बनाया है उसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री होता है रियलाइजेशन टू एसेट, दूसरा एंट्री होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल टू रियलाइजेशन। वो कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का कोई एंट्री नहीं होता है क्योंकि वो उसी अकाउंट में हम लिख रहे हैं। अगर हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लिख रहे हैं तभी एंट्री किया जाता है। तो पहला एंट्री कर दिया रियलाइजेशन का, उसके बाद जो एसेट आई उसकी टोटल एंट्री करनी है बैंक टू रियलाइजेशन। एसेट्स के नाम आपको नरेशन में लिखने हैं, बैंक टू रियलाइजेशन। उसके बाद रियलाइजेशन टू आदेश करंट जो बिल्स पेएबल टेक ओवर किया, उसके बाद रियलाइजेशन टू कैश फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद जो लॉस हम शेयर कर रहे हैं तो दोनों करंट अकाउंट डेबिट करो, रियलाइजेशन क्रेडिट करो। उसके बाद हम ट्रांसफर कर रहे हैं करंट अकाउंट से कैपिटल में, तो कैपिटल डेबिट किया, करंट क्रेडिट किया, और फिर फाइनली कैपिटल डेबिट किया और कैश बैंक क्रेडिट किया। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री है, इसके सारे फिगर्स आपको ऊपर से ही मिलेंगे, तो ये थोड़ी डबल मेहनत हो जाएगी क्योंकि आपको लेजर तो बनाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आप जर्नल बना सकते हो, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। आई वुड एडवाइस कि इसीलिए आपको ना पढ़ाई करने के टाइम कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो
शेयर्स पे आ जाते हैं। 15,000 शेयर एप्लीकेशन मिला। जब एप्लीकेशन मिलता है तो एंट्री होता है बैंक टू एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 15,000 इंटू 2 रुपए, तो 30,000 से बैंक डेबिट हुआ, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ। अब हम जितने पैसे आए हम रख नहीं सकते हैं। 10,000 शेयर के 20,000 रुपए हम रख सकते हैं, 5,000 शेयर के 10,000 रुपए हमें लौटाने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन को डेबिट किया 30,000, 20,000 जो हम अपने पास रखने वाले हैं उसे कैपिटल में ट्रांसफर किया, और 10,000 जो लौटाने वाले हैं उसको बैंक में क्रेडिट कर दिया। तो एप्लीकेशन डेबिट, कैपिटल क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। एप्लीकेशन के स्टेज में पहले पैसे आते हैं और फिर हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद की एंट्री में ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसके बाद हम पहले पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और फिर हमारे पास पैसे आएंगे। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं। एप्लीकेशन के स्टेज में बैंक वाली एंट्री पहले होती है और ट्रांसफर टू कैपिटल बाद में होती है, पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल में ट्रांसफर टू कैपिटल की एंट्री पहले होती है और बैंक में पैसे आए उसकी एंट्री बाद में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी अलॉटमेंट के पैसे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अलॉटमेंट का कितना पैसा है? 4 रुपया। कितने शेयर पे? 10,000 रुपए। 10,000 शेयर पे, तो इंटू 4 यानी 40,000 हुआ। तो एंट्री होता है अलॉटमेंट टू कैपिटल। तो अलॉटमेंट डेबिट हो गया 40,000 से, कैपिटल क्रेडिट हो गया 40,000 से। क्या सभी लोग पैसे दे रहे हैं? हाँ जी, सभी लोग पैसे दे रहे हैं। तो बैंक टू अलॉटमेंट एंट्री हो गया 40,000 रुपया। ठीक है, फिर सेम चीज होगा फर्स्ट कॉल में। पहले एंट्री होगा फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक टू फर्स्ट कॉल, पर ये एंट्री होगा 3 रुपया पर शेयर, तो 30,000 से। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अभी फाइनल कॉल बचा है 1 रुपए का। तो कॉल टू कैपिटल एंट्री होगा पहले 10,000 रुपए से, कॉल टू कैपिटल। कविता जी 1,000 रुपया पे 1 रुपया नहीं दे रही है, 1,000 शेयर्स पे 1 रुपया नहीं दे रही है, तो उसको हम कॉल्स एंड एरियर्स में डालते हैं। तो बैंक में कितना पैसा आया? 9,000 आया, कॉल्स एंड एरियर्स में 1,000 आया और फाइनल कॉल 10,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सम था। नरेशन आपको ठीक से लिखना पड़ेगा, आलस मत करिएगा नरेशन लिखने में। प्लीज मेक श्योर कि आप नरेशन अच्छे से लिखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6। काफी बार ये जो एनपीओ का क्वेश्चन होता है वो बच्चों के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को काफी समय, तो कोशिश करते हैं इसको इजीली समझाने की। चलिए सॉरी, क्वेश्चन 6। दिव्या लाइब्रेरी बुल्ढाना showed following position of their accounting, consider the adjustment and prepare income and expenditure and balance sheet। तो बैलेंस शीट दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस शीट हम इसको बोलते हैं। कैपिटल फंड है, एक्सपेंसेस ड्यू है, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, सेल ऑफ स्क्रैप है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, पेमेंट में पोस्टेज है, बुक्स परचेज, बुक खरीदा है तो वो एसेट है हमारा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू, सन्ड्री एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, कैश इन एंड कैश एट बैंक। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, डेप्रिसिएशन 10% है, बुक्स पे 50,000 है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन received during the year includes 7,500 for the year 16-17 and 3,750 are outstanding for the current year. Okay, capitalize half of entrance fees। क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखिएगा, अभी हम इसको सॉल्व करने को जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ सफर पे आने के लिए? एनपीओ की सफर ये रही। तो बनाने का क्या है बेटा? हमें 2 चीज बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा थियरी। जो चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में है उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, जहां जहां चेंजेस है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। ये पहली बात। सेकंड बात, जो रिसीप्ट में है उसको या तो लायबिलिटीज में लिखेंगे या इनकम में लिखेंगे। जो पेमेंट में है उसे आइदर एक्सपेंस में लिखेंगे या एसेट में लिखेंगे। तो ये थंब रूल हमें फॉलो करना है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड,
ये बैलेंस शीट में अंदर के कॉलम में लिखा 3,45,000। फिर एक्सपेंस ड्यू 3,500। अगर आप पेमेंट में देखोगे तो वो एक्सपेंस पे हो गया है तो फिटूस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा। ओके। फिर फर्नीचर, तो फर्नीचर इनर कॉलम में लिख दिया 36,250। बुक्स इनर कॉलम में लिख दिया 275,500। इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लिख दिया 25,000। फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट देखोगे तो ये ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा, तो वहां से वो टिक हो जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब मैं ले लेता हूं रिसिप्ट और पेमेंट एंड वहां से क्या करेंगे, तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 90,000 ये मेरी इनकम है और इसको मैं इनकम साइड पे लिखूंगा इनर कॉलम में 90,000। फिर आता है एंट्रेंस फीस, क्वेश्चन में लिखा है आधा उसको कैपिटलाइज करना है, तो 12.5 का आधा यानी 6250 मैंने इनकम में लिखा और 6250 मैंने कैपिटल फंड में ऐड किया। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं आऊं सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये इनकम में लिखूंगा 750। फिर हायर हॉल 9,000 इनकम में लिखूंगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 2,000 इनकम में लिखूंगा। उसके बाद एक्सपेंस में आ जाता हूं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस में लिखा, पोस्टेज एक्सपेंस में लिखा, बुक खरीदा है एसेट में लिखा, तो एसेट में 40,000 हमने ऐड किया। फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यू, ये ओपनिंग से टिक हो गया, हमने बताया आपको। सन्ड्री एक्सपेंस 5250 एक्सपेंस में आ गया। नया इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, तो ये बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया 75,000। उसके बाद फर्नीचर नया खरीदा, तो ये फर्नीचर में लिख दिया 14,000 ऐड हो गया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ठीक है, अभी पहला एडजस्टमेंट, हमने ड्यूरिंग द ईयर 1 अक्टूबर को फर्नीचर खरीदा और 10% डिप्रिसिएशन लेना है, तो हमारे पास ओपनिंग फर्नीचर था 36,250 का, उस पे 10% डिप्रिसिएशन हमें लेना है जो कि हो गया 3,625। और फिर जो न्यू एडिशन है 14,000 रुपए का, उस पे हमें डिप्रिसिएशन लेना है, पर उस पे 10% नहीं ले सकते हो बेटा, है ना। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमने वो 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 महीने का ही डिप्री ले सकते हो, जो कि हो गया 700 रुपया। तो ये 3,625 और ये 700 हमने माइनस कर दिया, ये बैलेंस बाहर लिख दिया, और इन दोनों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे लिख दिया 3,625 और 700, तो ये हुआ फर्नीचर का डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद लिखा है बुक्स पे 50,000 डिप्री प्रोवाइड करो, तो बुक्स पे 50,000 बाहर लिख दिया 265,500, और ये बुक्स का डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में हमने लिख दिया। ठीक है, ये पेन थोड़ा धोखा दे रही है हमें। ओके, 50,000 डेबिट कर दिया। इसके अलावा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 7,500 फॉर 16-17। 16-17 मतलब नेक्स्ट ईयर है, तो 7,500 इस साल मिल तो गया, पर वो इस साल का इनकम नहीं है, तो इस साल के इनकम में से हमें उसको लेस करना पड़ेगा, और ये एडवांस में मिला है, हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे। इस साल का 3,750 बाकी है, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग मत बोलिएगा, तो 3,750 इनकम में ऐड किया, टोटल अमाउंट 86,250 इधर लिखा, और वो रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट एसेट में लिखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज किया, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये सरप्लस है, और ये सरप्लस को हमने बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड किया, टोटल किया, और बैलेंस शीट हो गई टैली। ठीक है बेटा, तो काफी इजी क्वेश्चन था। और अभी आते हैं इस बोर्ड पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फाइनल अकाउंट्स का। ठीक, चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। और ओपनिंग स्टॉक है, कैश इन हैंड है, डिस्काउंट है, सैलरी, लैंड, फर्नीचर, प्लांट, डेटर, इंटरेस्ट, प्रिंटिंग, परचेज, वेजेस, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स। कैपिटल है, सेल्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक लोन है, डिस्काउंट रिसीट, परचेज रिटर्न। स्टॉक ऑन हैंड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वेजेस पेड इन एडवांस है, डेप्री ऑफ लैंड और प्लांट है, और बैड डेट को राइट ऑफ करना है। तो ये टिपिकल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस में जो चीजें होती है एक इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट्स में जो होता है उसका 2 इफेक्ट होता है।
एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के पहले जहां जहां आप है उधर डॉट लगा दीजिए, ताकि जब आप पोस्टिंग करें तो इनर कॉलम में लिखें। ये सब आपको भली भांति पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने रखिएगा, हम जल्दी से आपको सॉल्यूशन समझा देते हैं। मैं ना इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी ग्रुप में लिंक में डाल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन का भी प्रिंट ले लीजिए। सॉल्यूशन का प्रिंट लेके आप फटाफट चेक भी कर सकते हो जो हमने किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक का क्या करें बेटा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा, तो ट्रेडिंग डेबिट कर दिया 9000। फिर सेकंड है कैश इन हैंड, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चला जाएगा, बाहर लिख दिया 1200 रुपया। वैसे तो एसेट में क्या लिखें उसका कोई ऑर्डर नहीं है, पर बेटर है कि फिक्स्ड एसेट हम ऊपर लिखें स्टार्टिंग में। तो जब भी कोई करंट एसेट हुआ, जैसे कैश हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, तो ऊपर से 8-10 रो छोड़ के आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। मार्क्स कटने वाली बात नहीं है, पर प्रेजेंटेशन हो सके उतना अच्छा करें तो बेटर है। तो कैश को थोड़ा जगह छोड़ के नीचे लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा लॉस है, तो पीएनएल डेबिट साइड पे लिख दिया हमने 450। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, आई एम सॉरी, उसके बाद सैलरीज है 650, सैलरी में एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखा। उसके बाद लैंड, फर्नीचर और प्लांट, तो लैंड, फर्नीचर और प्लांट। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो उसे बाहर लिख दिया, बाकी दोनों में डेप्री है तो अंदर लिखा। डेटर 12,500 एसेट में आएगा। इंटरेस्ट पेड आपका एक्सपेंस है 425, तो वो एक्सपेंस में लिखेंगे हम, ये रहा इंटरेस्ट पेड। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट में लिखेंगे। परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट में लिखा जाएगा 16,000। फिर वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में लिखा जाएगा 1400, एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिखा है। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस किया जाएगा। बैड डेट है 325, अंदर के कॉलम में लिख दिया 325। क्रेडिट साइड पे आते हैं, दुर्गेश और दिनेश, कैपिटल अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, हम कैपिटल अकाउंट को इधर ही प्रेजेंट कर सकते हैं, दुर्गेश और दिनेश, इनर कॉलम में लिख दिया। फिर सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जाएगा बेटा 23,600। फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल और बैंक लोन, ये तीनों बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा इनकम है तो पीएनएल क्रेडिट में आएगा। पीएनएल में ना पहला रो ब्लैंक छोड़ना है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है, तो पहला रो ब्लैंक छोड़कर फिर आप लिखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे 750। फिर परचेज रिटर्न, परचेज से लेस होगा ट्रेडिंग में 1100 रुपया। एक और मिस्टेक हम हमेशा देखते हैं कि बच्चे लोग पोस्टिंग तो सही सही कर लेते हैं पर फिगर को आउटर कॉलम में लिखना भूल जाते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। जैसे ही आपको पता है कि ये काम हो गया है, फिगर तुरंत बाहर लिख दो। तो हमें पता है परचेज का काम हो गया है तो तुरंत 14,900 हमने बाहर लिख दिया। ओके, ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स हो गई। अब एडजस्टमेंट, पहला क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, बैलेंस शीट एसेट में आ जाएगा, तो ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ 14,500 और बैलेंस शीट एसेट में आ गया 14,500। उसके बाद नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आ जाएगा, तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी 350 और सैलरी में 350 रुपीज ऐड हुआ। जैसे अभी अभी बताया, पता है सैलरी का काम हो गया, टोटल करके बाहर लिख दो 1000 रुपया। हमने वर्कर को एडवांस में वेजेस दिया 600, तो ये जो वेजेस पे हुए हैं 1400 वो इस साल के नहीं है, उसमें से 600 तो नेक्स्ट ईयर के हैं, तो 600 निकाल दिया, 800 बाहर आ गया और ये 600 रुपया एडवांस में दिया है, तो ये हमारी एसेट है, इसीलिए बैलेंस शीट एसेट साइड पे चला गया 600। लैंड और फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है 5 और 10%, 25,000 का 5% 1250, 11,000 का 10% 1100, फिगर को हम बाहर लिख देंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट भूलेंगे नहीं, पीएनएल डेबिट साइड पे लिखेंगे 1250 और 1100, टोटल बाहर कर दिया 2350। 500 रुपया बैड डेट राइट ऑफ करना है, तो एक आ गया पीएनएल डेबिट में, टोटल आ गया 825 और दूसरा आ गया डेटर्स में से
हम 500 लेस कर देंगे और 12,000 बाहर लिख देंगे। ठीक है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाए, ये सेल्स का फिगर बाहर लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाए, ये प्रॉफिट आ गया जिसको पीएनएल में लिखे। पीएनएल अकाउंट को क्लोज किया जाए, ये प्रॉफिट आ गया 7,600। तो ये जो टोटल है वो 425 लिखने के 2-3 रो बात करिएगा ताकि आप अंदर के कॉलम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 7,600 हमें प्रॉफिट रेशियो बताया नहीं है क्वेश्चन में, यस नहीं बताया है, तो फिर हम इक्वली शेयर करेंगे दोनों को, 3,800 3,800। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ये टोटल्स बाहर लिख देंगे और बैलेंस शीट एसेट तो पहले से पूरा लिख दिया है, तो हमारा ये जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगा 70,950। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको जो थंब है वो तो ज़रूर दिखाना चाहिए, अंगूठा नहीं दिखाना चाहिए, उधर थंब लाइक करना चाहिए। अगर हमारी जो चैनल है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत लेट हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम FYJC से लेके CA तक के वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। और आगे जो सीरीज़ है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बाकी के वीडियो भी आप देखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और हम आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो, इसीलिए हमने समय निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाया है। होप आप इसको अच्छे से यूज़ करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, टेक केयर, बाय बाय।